नमस्कार, ये है इंडिया एट 8। इजरायल और हमास के बीच जारी जंग लगातार आक्रामक और तेज होती जा रही है और अब ये इजरायल गाजा से निकलकर सीरिया तक पहुंच गई है। इजरायल ने सीरिया के दमिश्क और एलेप्पो एयरपोर्ट पर एक साथ हवाई हमला किया है, यानी इजरायल की तरफ से 2 मिसाइल हमले हुए हैं 2 एयरपोर्ट पे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों में ईरान से आए हथियारों को निशाना बनाए जाने का अंदेशा जताया जा रहा है। जिस समय ये हमला हुआ उसी समय ईरान के विदेश मंत्री सीरिया के दमिश्क में लैंड करने वाले थे, जो इस हमले के बाद वापस लौटे। सीरिया के सरकारी टीवी चैनल ने सैन्य सूत्र के मुताबिक बताया कि इजरायल ने 2 एयरपोर्ट पे रॉकेट चलाए हैं। इजरायल के हमले में दोनों एयरपोर्ट के रनवे को नुकसान पहुंचा है और सीरिया में उड़ानें रोक दी गई हैं। सीरिया ने एयर डिफेंस रिस्पॉन्स भी लॉन्च कर दिया है और दूसरी ओर इजरायल डिफेंस फोर्स गाजा में लगातार हमास के ठिकानों पर हमले कर रही है। गाजा में अब तक 1400 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, 6000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और इजरायल में 1200 लोगों की मौत हो चुकी है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी तल अवीव से उमाशंकर सिंह। ग्राउंड हमले की भी एक तरह से पूरी तैयारी वहां पर अब नजर आ रही है। इस बीच इस जंग का दायरा कुछ और बढ़ा, सीरिया में जो हमले हुए मिसाइल के उमा, इस बीच एंटनी ब्लिंकन भी वहां पर हैं। किस तरह की अब वहां पर आपको खबरें मिल रही हैं और कुछ अंतर्राष्ट्रीय पहल किस तरह की वहां पे होगी जो शाम में हुआ, उसके बाद क्या खबरें हैं ग्राउंड से? जी, सबसे पहले अगर हम सीरिया के 2 हवाई अड्डों पे जो हमला हुआ है उसकी बात करें तो ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि वहाँ पे आर्म्स स्मगल करने की कोशिश हो रही है। जो एक रिपोर्ट है वो कहता है कि महान एयर करके एक एयरलाइंस है जो सीरिया के हवाई अड्डे पे उतरने वाला था, लेकिन उसके पहले जो इजराइल एयर डिफेंस और इजराइल के जो लड़ाकू विमान है वो रास्ते में आए, उसके बाद उसको अबॉर्ट करना पड़ा। और ये कहा जा रहा है कि उसमें ईरान से कुछ जो हथियारों की सप्लाई है वो सीरिया की तरफ की जा रही थी और सीरिया से वो लेबनान में हिजबुल्ला वगैरह के हाथों जाती है। इस तरह का एक चेन जो है वो बना हुआ है। और आज जो 2 हवाई अड्डों पर हमला किया गया है उसके मुतालिक यही कहा जा रहा है कि इस तरह की जो सप्लाई चेन है उसको तोड़ने की कोशिश है। मिसाइल से रनवे को काफी नुकसान पहुंचा है और वहां पे विमानों की आवाजाही जो है वो रोक दी गई है। तो जो आप कह रही हैं नगमा की युद्ध जो है वो फैलता नजर आ रहा है। वाकई में इजराइल की तरफ से इस बात की पूरी कोशिश है कि कहीं से भी अगर उनके दुश्मन देश या जो उनके दुश्मन हैं उन तक कोई सप्लाई, कोई मदद पहुंचे तो उसको पूरी तरह से रोकने की कोशिश इजराइल की तरफ से है और तभी आगे बढ़कर इस तरह का हमला किया गया। हालांकि इजराइल की तरफ से इस बात की तस्दीक नहीं की गई है कि हमला उसकी तरफ से किया गया है, लेकिन ये एक समझी हुई बात है कि हमला जब हुआ है इन दोनों एयरपोर्ट्स पे तो वो इजराइल की तरफ से ही किया गया होगा। जिस तरीके से ईरान जो है हमास के हमलों के बाद हमास के साथ खड़ा नजर आ रहा है तो उससे जो तलखी है वो और ज्यादा बढ़ी है इस इलाके में। जहां तक आपने बात की कि यहाँ पे ब्लिंकन है, अमेरिका की कोशिश जरूर है कि जो ये युद्ध जो है वो ज्यादा बड़े पैमाने पर ना फैले और इसलिए अपनी तरफ से बयानों के जरिए भी और अपने 2 समुद्री बेड़े को भूमध्य सागर भेजकर भी अमेरिका ये संदेश देना चाहता है कि कोई और मुल्क जो है इस युद्ध में इन्वॉल्व ना हो, नहीं तो नतीजे गंभीर भुगतने होंगे। अमेरिका कह चुका है कि जिस तरीके का हमला इजराइल पे हुआ है उसका बदला लेने का उसका पूरा हक है और इसलिए अमेरिका से जो ज्यादा सैन्य मदद है वो भी इजराइल को दी जा रही है। कल ही एक विमान जो है वो अमेरिकी सैन्य साजो सामान के साथ दक्षिणी इजराइल पहुंचा है, ये बात भी कही गई। तो एक तरफ कोशिश इस बात की है कि कूटनीति के जरिए इस युद्ध को फैलने से रोका जाए, वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उससे लगता है कि कहीं ये युद्ध ज्यादा भड़क न जाए और सिर्फ ये गाजा पट्टी या हमास और इजराइल के बीच का युद्ध न होकर इस इलाके में कई देशों के बीच एक युद्ध बन जाए। हालांकि इसको रोकने की कोशिश भी की जा रही है। नगमा जी जी, धन्यवाद आपका इस बात की ओर इशारा करने के लिए, समझाने के लिए कि अब इस युद्ध का दायरा जो है वो कैसे बढ़ रहा है और इसमें किस क्षेत्र के जो और बड़े देश हैं कहीं वो ना शामिल हो जाएं, क्योंकि जिस समय ये मिसाइल हमला हुआ है उस समय ईरान के विदेश मंत्री दमास्कस में उतरने वाले थे। तो अब ये कि क्या ईरान, जिसका नाम पहले से ही इसमें जुड़ रहा है, वो किसी तरह से इसमें खिंचता है क्या, और फिर आगे
क्या होगा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन वहां पर मौजूद हैं। उन्होंने आज इजरायल में पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक अहम बैठक की है। इस दौरान उनका बड़ा बयान सामने आया है कि अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि इजरायल भले ही अपनी सुरक्षा करने में पूरी तरह सक्षम हो, लेकिन जब तक अमेरिका है तब तक इजरायल को ऐसा करने की जरूरत नहीं होगी। अमेरिका हमेशा इजरायल के साथ है। साथ ही कहा कि हम यहां हैं और कहीं नहीं जा रहे। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हालात का फायदा उठाकर कोई भी इजरायल पर हमले के बारे में अगर सोच रहा है तो मैं कहूंगा ऐसा ना करें, क्योंकि अमेरिका इजरायल के साथ खड़ा है। अमेरिकी विदेश मंत्री के मुताबिक हमास का एक ही एजेंडा है, इजरायल को नष्ट करना और यहूदियों की हत्या करना। इजरायल के पास अपनी रक्षा करने का अधिकार है। I thank you in English. I want to thank you in Hebrew as well. The people of Israel have long and rightly prided themselves on their self-reliance, on their ability to defend themselves, even when the odds are stacked against them. The message that I bring to Israel is this: you may be strong enough on your own to defend yourself, but as long as America exists, you will never ever have to. We will always be there by your side. इजरायल के प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे आईसिस को कुचला गया, वैसे ही हमास को भी कुचला जाएगा। Secretary, your visit is another tangible example of America's unequivocal support for Israel. Hamas has shown itself to be an enemy of civilization. The massacring of young people in an outdoor music festival, the butchering of entire families, the murder of parents in front of their children and the murder of children in front of their parents, the burning of people alive, the beheadings, the kidnappings of a young boy, not only kidnapped, molested, hurt, attacked, and the sickening display of celebrating these horrors, the celebration and glorification of evil. President Biden was absolutely correct in calling this sheer evil. इजरायल और हमास के बीच जारी जबरदस्त जंग के दरमियान इजरायल के मंत्री ने बड़ी चेतावनी दी है। इजरायल के मंत्री ने कहा है कि जब तक हमास इजरायली बंधकों को नहीं छोड़ देता, तब तक बिजली, पानी, खाना नहीं मिलेगा। इजरायल के मंत्री के मुताबिक इजरायली नागरिकों की रिहाई होने तक पानी, बिजली की सप्लाई नहीं होगी। साथ ही फ्यूल ट्रक भी गाजा नहीं जाएंगे। इजरायल पर हमले के बाद हमास के आतंकियों ने करीब 150 इजरायली और विदेशी नागरिकों का अपहरण किया है, जो हॉस्टेज हैं। जवाबी कार्रवाई में 9 अक्टूबर को इजरायल ने गाजा बॉर्डर पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद 11 अक्टूबर को पूरे गाजा में बिजली सप्लाई ठप हो गई थी। 5 में से 3 वाटर प्लांट्स ने भी काम करना बंद कर दिया था। और इसके बाद एक बड़ी समस्या अस्पतालों में आ रही है, जहां पे बिजली नहीं है और इसलिए जो लगातार घायल अस्पताल में लाए जा रहे हैं, उनके इलाज की एक बहुत बड़ी चुनौती है। इजरायल में भारतीय रहते हैं और इन भारतीयों को अपने देश लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय शुरू किया है। भारतीय नागरिक मौजूदा हालात के मद्देनजर अगर लौटना चाहते हैं तो उन्हें भारत वापस आने की सुविधा मिलेगी। इजरायल में करीब 18,000 भारतीय नागरिक हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आज कहा है कि पहला चार्टर्ड फ्लाइट विमान जो है वो देर शाम तल अवीव पहुंच रहा है। इसमें 230 यात्रियों के सवार होने की उम्मीद है और ये विमान कल सुबह तक वापस आएगा। भारतीय वायुसेना भी ऑपरेशन अजय के लिए तैयार है। एयरफोर्स के हेवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट विमान C-130J सुपर हर्क्यूलिस, C-17 और IL-76 स्टैंड बाय पे हैं। On the issue of how we see Hamas, for example, as you're aware, the designation of a terrorist organization under Indian laws is a legal matter. I would refer you to the relevant authorities in this. I think we've been very clear that we see this as a terrorist attack. But on the designation part, the relevant authorities are best placed to respond to it. As announced by External Affairs Minister yesterday, Operation Ajay has been launched to facilitate the return from Israel
of our citizens who wish to come back. The first charter flight will be reaching Tel Aviv later tonight to pick up the Indian citizens and is likely to return to India tomorrow morning. We expect, I think it can carry about 230 odd passengers. That's what we are hoping can fill it up, but depending, look, this number is broad. हमारे पास सारे ऑप्शंस हैं, जो ज़रूरत पड़ेगा हम वो यूज़ करेंगे. अभी के लिए चार्टर फ्लाइट गई हैं, पर जैसे हमने कहा, हमने पुराने कुछ ऐसे स्थितियों में हमारे वायुसेना का भी असिस्टेंस लिया है. तो अभी के लिए हम अभी चार्टर फ्लाइट देख रहे हैं, पर ये मैं रूल आउट नहीं करूंगा. किसी भी क्षेत्र में, किसी भी मुल्क में जब युद्ध होता है तो उसकी दोहरी मार पड़ती है वहां की औरतों पर. ब्रेक के बाद वॉर का असर महिलाओं पे क्या हो रहा है? कहीं भी जब जंग होती है तो उसका असर आम और ख़ास सभी लोगों पर पड़ता है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा पिसती हैं महिलाएं. वैसे तो जंग के भी कुछ उसूल होते हैं, लेकिन जब हर तरफ खून की होली खेली जा रही हो तो कानून और उसूल ताक पे रख दिए जाते हैं और ताकत के नशे में चूर लोग महिलाओं पर ख़ास करके अपनी सारी ताकत निकालते हैं. इस तरह के जुल्म जो बयान करना भी मुश्किल है. शनिवार 7 अक्टूबर को ये तस्वीर सारी दुनिया में वायरल हो गई. इसने बताया हमास के हमले की भयावहता का असली मतलब. तब से अब तक कई तस्वीरें आ चुकी हैं. सोशल मीडिया पर एक रोती हुई लड़की मोर बेडेर बता रही है कि किस तरह हमास के हमलावरों ने उसकी नानी को मार दिया और उसी के मोबाइल से वीडियो बनाकर उसी के फेसबुक पेज पर अपलोड कर दिया. דודה שלי התקשרה לאמא בצרחות, תפתחו את הפייסבוק, תפתחו את הפייסבוק. אמא לא הצליחה בכלל לפתוח, רעדה בכל הגוף שלה. אני פתחתי מהטלפון שלי וראיתי זוועה, ראיתי את האסון הכי גדול שאפשר בכלל לדמיין. लेकिन इन तस्वीरों से ज्यादा भयावह वो सच्चाई है जो औरतें इस युद्ध में भुगत रही हैं. अपने भाई, पिता, बेटे, पति को युद्ध में खोने और विस्थापित होने के अलावा वो रेप और यौन उत्पीड़न भी झेल रही हैं. ये तस्वीरें याद दिलाती हैं कि युद्ध कोई भी हो, सबसे ज्यादा जख्मी औरत की देह और रूह होती है. यूएन विमेन की एक रिपोर्ट बताती है कि 100 साल पहले युद्धों में 90% फौजी मारे जाते थे, लेकिन अब आम नागरिक भी मारे जा रहे हैं और उनमें बड़ी तादाद स्त्रियों की है. लड़कियां समाज में अपनी स्थिति और यौनिकता के चलते युद्ध की बड़ी शिकार होती हैं. कई बार बलात्कार को युद्ध की रणनीति के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. इसके अलावा उनकी हत्या होती है, उन्हें यौन गुलाम की तरह इस्तेमाल किया जाता है. यही नहीं, उन पर गर्भपात और महिला नसबंदी तक थोपी जाती है. जबकि युद्ध के मौकों पर ये औरतें घरों को संभालने का सबसे जरूरी काम करती हैं. इसके अलावा शांति के मोर्चों पर सक्रिय रहती हैं. बेशक युद्धों में भी उनकी भूमिका बढ़ रही है. इजराइल हमास जंग में भी मोर्चे पर महिलाएं बताई जा रही हैं. लेकिन ये सच्चाई ज्यादा बड़ी है कि इजराइल के लहूलुहान घर हों या गाजा पट्टी की मलबे में तब्दील होती इमारतें, उनमें सबसे ज्यादा दफन औरतों का वजूद ही है. नई दिल्ली से जया कौशिक, एनडीटीवी इंडिया के लिए.